our director sir to share a few words on this momentous occasion. थोड़ा समय ज्यादा लूंगा। पूरी तैयारी के साथ आया हूं और इस साल मैंने रिजोल्यूशन भी लिया हुआ है कि जब भी माइक लेना है तो तैयारी के साथ बोलना है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपके सर ने बहुत मेहनत किया है भाषण को लिखने में, इस भाषण को तैयार करने में, और अगर यहाँ के आधे लोगों को भी ये भाषण का 10% भी समझ में आ जाएगा या वो सुन लेंगे तो मुझे लगता है कि उनके कैरेक्टर में बहुत ज्यादा बदलाव आ जाएगा। तो आप लोगों ने गाना सुना होगा, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। किसने गाया है? वेरी गुड, लता मंगेशकर ने ये गाना को गाया है, लेकिन इसको लिखा किसने? कवि प्रदीप ने लिखा है इसको कि मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। और इसके आगे का जो लाइन है वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि तुम भूल ना जाओ उनको जरा याद करो कुर्बानी। कल मैं जब इस भाषण को लिख रहा था मैं बहुत भावुक हो गया था और मैं सोचने लगा कि मैं वाकई में भारत का नागरिक हूं या नहीं हूं। आज इस झंडे को हम लोग फहरा रहे हैं, लोग अपने छतों से देख रहे होंगे, इसलिए मैंने इस बार थोड़ा सा टेंट का जो है हाइट ऊंचा करा दिया ताकि छत से नहीं दिखे। ये अधिकार 90 साल पहले था, 77 साल पहले था क्या? था। जब भारत आजाद हुआ उसके बाद ही हम लोग ये झंडा फहराने की आजादी मिली। और मतलब कितने लोग इसके लिए अपने आप को बलिदान दे दिए, अपना बलिदान दे दिए, इसका कोई गिनती नहीं। कुछ लोगों को हम लोग, कुछ नाम मैं अभी लूंगा, मेक श्योर के पेरेंट्स आते रहे, तो कुछ नाम मैं लूंगा अभी। और ये भाषण जो है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आप लोग देश के उज्जवल भविष्य हैं। और मैं चाहता हूं, मैं पूरी भारत की तो गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन जब आप यहां से निकले तो यू शुड बी ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इन टर्म्स ऑफ नेशन, इन टर्म्स ऑफ पेट्रोटिज्म। जब बात भारत की आ जाए तो आपको कोई मात न दे सके। उसके बाद इसी को जो है ये ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी का ही एक दूसरा प्रारूप है जो हरिओम पवार साहब ने लिखा है। क्या लिखा है कि जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ चले आते थे, जो सीने पर गोली खाने को आगे चले आते थे, भारत मां की जय जयकार करते फांसी पर चढ़ जाते थे। भारत मां की जय जयकार करते फांसी पर चढ़ जाते थे, जिनके कारण भारत आजाद दिखाई देता है, जिनके कारण भारत आजाद दिखाई देता है। बहुत बड़ी बात है आजाद भारत, बहुत बड़ी बात है। 200 साल की गुलामी बहुत बड़ी बात है। आपको एक दिन, 1 घंटे के लिए छोड़िए, 5 मिनट के लिए अगर एक रूम में बंद कर दिया जाए, आप पागल हो जाएंगे कि अब निकाल दो, अब निकाल दो, अब निकाल दो। 200 साल की गुलामी मेरे बच्चों,
ध्यान देना, 200 साल की गुलामी, मामूली बात नहीं है। तो जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों को शान दिखाई देता है। उनका नाम जुबान पर लो तो, उनका नाम जुबान पर लो तो पलकों को झपका लेना, पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका लेना। जब हम लोग कहते हैं पूज्य बापू अमर रहे, चाचा नेहरू जिंदाबाद, तो यह बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। याद रखिएगा, आपका जिंदाबाद का नारा लगेगा कि नहीं लगेगा ये पता नहीं है। एक से एक सुरमा बैठे हुए हैं गोड्डा में, उनका भी जिंदाबाद का नारा नहीं लगता। तो अब आते हैं 26 जनवरी पर कि 26 जनवरी ही क्यों मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन कब ड्राफ्ट हो गया था? 26 नवंबर को। तो 26 जनवरी क्यों? कभी आपने क्वेश्चन पूछा क्या कारण है? बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत खुशी होती है जब मेरे भारत में ऐसे देशभक्त बच्चे हैं। ये वो दिन है जब भारतीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। लेकिन पूर्ण स्वराज की घोषणा कहां की थी? रावी नदी के तट पर, लाहौर में। और इसीलिए मैं आज लाहौर का नाम बार बार ले रहा हूं। और लाहौर कहां है? पाकिस्तान। भारत बट गया, लेकिन लाहौर में हमारी बहुत सारे वीर सपूतों की शहादत, शहीदों की यादें वहां जुड़ी हुई हैं। रावी नदी के किनारे, रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को अधिवेशन हुआ था वहां पर। 31 दिसंबर 1929 में, 31 दिसंबर 1929 को इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा वहां पर अधिवेशन हुआ रावी नदी के पास। और वहां पर जो है हम उन लोगों ने प्लान बनाया कि पूर्ण स्वराज हम लोगों को मिलना चाहिए। तभी कलकत्ता का बहुत इंपॉर्टेंस था, बहुत। लेकिन वो जो अधिवेशन था वो लाहौर में क्यों हुआ था वो मैं आपको अब बताता हूं। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं आपके सामने। जब उन लोगों ने पूर्ण स्वराज की बात की थी, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया has not only deprived the people of India, mark my words, deprived. The British government in India has not only deprived the people of India of their freedom, but also based itself on the exploitation of the masses and has ruined India economically, politically, culturally, spiritually. Therefore, India must save and attain Purna Swaraj, complete independence. ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस अधिवेशन में कहा था कि पूर्ण स्वराज होना चाहिए। कब से? 26 जनवरी 1930 से हम लोग पूर्ण स्वराज मनाएंगे। पूर्ण स्वराज होनी चाहिए। तो एक रिमार्केबल डिबेट है कि 1929 से पहले क्या करते थे, 1929 से पहले क्या करते थे। तो वैसे तो आजादी की लड़ाई पहली बार कब शुरू हुई? 1857। तो 1857 से ये चलता आ रहा है। लेकिन ये जो साल है 1928 और 1929 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल समय था भारत के इंडिपेंडेंस के लिए। और 1928 में कलकत्ता में जो है कांग्रेस के मीटिंग में डोमिनेंस स्टेटस की मांग की गई। 1928 और 1929 में देखिए क्या मांगने लगे? पूर्ण स्वराज की। भैया डोमिनेंस नहीं,
क्या चाहिए? मुंह खोल के बोलिए, क्या चाहिए? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब कहानी यहां से शुरू होता है कि 1928 30 सितंबर 1928 साइमन कमीशन की बैठक हुई। साइमन का क्या नाम था, आप लोगों को याद है? क्या था? साइमन वाई। कस उन लोगों जो वो लोग क्या किए, जो साइमन सर थे उनको, वो भारत के थे, भारत में उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 टू 1919 तो भारत ने ब्रिटिश का बहुत सपोर्ट किया, और जिसके कारण ये ब्रिटिश ने आश्वासन दिया कि भाई आपको हम डोमिनेंस स्टेटस देंगे। लेकिन उस समय क्या हुआ कि जब साइमन कमीशन की बात हुई तो उस समय भारत के किसी भी मेंबर को नहीं रखा गया उस कमीशन में। यू अंडरस्टैंड? कमीशन एक बोर्ड, एक कमिटी। तो 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक आया, और उस समय साइमन गो बैक का नारा था। किसने दिया था ये साइमन गो बैक का नारा? लाला लाजपत राय। कितने लोगों को नाम पता था? तो आज मैं उनके शहादत और उनके कुर्बानी की बात कर रहा हूं। उन जैसे लाखों लाख लोग कुर्बान हो गए इस भारत के लिए। तो एक बार हम लाला लाजपत राय का नाम लेंगे, आप लोग अमर रहे का नारा देंगे। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। किसी के लिए जान दोगे? तुम अपने पिताजी के लिए या तुम अपने मां के लिए जान दोगे कि नहीं दोगे, इसकी बात की गारंटी नहीं है। लाला लाजपत राय उनके लिए जान दे दिए जिनको वो जानते तक नहीं थे। उसके बाद अप्रैल 1929 में एक बहुत बेहतरीन, बहुत दिलचस्प किस्सा हुआ। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने क्या किया? सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब प्लांट कर दिया। आप लोगों ने भगत सिंह मूवी में भी देखा होगा कि उन लोगों ने बॉम्ब प्लांट कर दिया था। अब ये भी एक रिवॉल्यूशनरी, एक बहुत चेंजिंग इवेंट था उस समय का। बोर नहीं हो रहे आप लोग? ठीक है। तो उन लोगों ने क्या किया? सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब प्लांट कर दिया। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट। उसमें क्या हुआ? भगत सिंह को जेल हो गई। भगत सिंह को जेल हो गई तो कौन सा जेल में वो लोग गए थे? कोट लखपत जेल। कहां था ये? लाहौर। इसीलिए मैं लाहौर का नाम आज बहुत बार बार ले रहा हूं कि मेरी आवाज दिल्ली तक नहीं, लाहौर तक जानी चाहिए। वहां जो शहादत हुए हैं, उनके कुर्बानियों को जब मैं कल याद कर रहा था, जब आप लोग आज याद कर रहे हैं, तो क्या गाया था लता मंगेशकर ने? ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। जो शहीद हुए उनकी याद करो कुर्बानी। उसी कुर्बानी को याद करने के लिए आज हम लोग जमा हुए। अब उस जेल में भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी हुआ, इंसिडेंट हुआ। जेल कौन सा था? कोट लखपत जेल। आप उस जेल में अपने आप को महसूस कीजिए। मैं अभी आपको जो किस्सा सुना रहा हूं, आप सुनिएगा। अभी आप लोगों को नाश्ता मिला। उस जेल में
भगत सिंह जब गए तो वहां पर एक और कैदी था, मात्र 24 साल का लड़का, मात्र 24 साल, मात्र 24 साल का लड़का वहां जेल में था, जतेंद्र नाथ दास। उन लोगों ने क्या किया, 63 दिन तक भूख हड़ताल कर दिया, 63 days, नॉट इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर। कैन यू इमेजिन? एक टाइम खाना नहीं मिलता है तो हम लोग पागल हो जाते हैं, गुस्सा आने लगता है। 10 मिनट मम्मी खाने में लेट कर देती है तो हम लोग को दिक्कत हो जाता है। 63 दिन तक वो लोग कुछ नहीं खाए। वो लोग को दूध पिलाने लगा, दूध नहीं पी रहे। कहा? कोट लखपत जेल में, लाहौर में, कोट लखपत जेल लाहौर। पानी नहीं पी रहे। कितने दिन? 63 days। किसके लिए? और हम लोगों को एक कूड़ा नहीं दिखाई देता है। तिरसठ दिन जब वो भूखा रहा, वो मर गया। क्या वो मरा? नहीं। आज पता नहीं क्यों आप लोग बार बार मुझे प्राउड फील करा रहे हैं। बड़ा खुशी है मुझे कि मैं ऐसे स्कूल का संचालक हूं जहां के बच्चों का ऐसा सोच है, जहां के बच्चों का ऐसा विचार है। 63 दिन वो नहीं खाए और वो शहीद हो गए। कौन? जतेंद्र नाथ दास। नाम याद रखिएगा, ये जानकारी आपको किताब में नहीं मिलेगी। मैं बहुत ढूंढ ढूंढ करके आपके लिए नाम लेकर के आया हूं। जतेंद्र नाथ दास। उम्र कितनी? 24 साल। उसके बाद उनकी पत्नी, उस समय उन्हें दुर्गा भाभी के नाम से बोला जाता था, जब उनके पार्थिव शरीर को लाहौर से कलकत्ता लेकर गई थी, 3 दिन लगा था, 3 दिन। और जिस स्टेशन पर रुकता था गाड़ी, रेलगाड़ी जिस स्टेशन पर रुकता था, हजारों हजार का भीड़ होता था। लोगों के दिलों में आग पैदा हुई। किसके लिए? पूर्ण स्वराज के लिए, पूर्ण स्वराज के लिए। उसके बाद उस बॉडी को, पार्थिव शरीर को सुभाष चंद्र बोस ने रिसीव किया। उसके बाद भगत सिंह को फांसी हुई। भगत सिंह को फांसी हुई। ये भी एक झकझोर देने वाली जो है वो किस्सा हुआ, और वहीं से फिर पूर्ण स्वराज की बात हुई। आज लाहौर के उस जगह को, लाहौर आज पाकिस्तान में है, उस जगह को पाकिस्तान में मीनारे पाकिस्तान कहा जाता है। उस जगह को मीनारे पाकिस्तान कहा जाता है। थोड़ा पानी पी गया। वो शहर छूट गया, वो देश छूट गया, शहादत छूट गई, भावनाएं छूट गई। तो हरिओम पवार ने कुछ लिखा है, मैं आपके बीच रख रहा हूं, गौर फरमाइएगा कि वो जो कौम वतन के खातिर मरने को तैयार नहीं, वो जो कौम वतन के खातिर मरने को तैयार नहीं, कौम माने वो जो कौम वतन के खातिर मरने को तैयार नहीं, उसके संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं, उसके जनरेशन को आजादी जीने का अधिकार ही नहीं है। कई ऐसे कायर भी थे भारत में जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, जिन्होंने भारत के लूटने में, भारत को लूटने में अपना अपना समर्थन दिया। तो जब आज
26 जनवरी हम लोग मना रहे हैं, तो क्यों मनाते हैं? द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इम्प्लीमेंटेड, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इम्प्लीमेंटेड। सो दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सिर्फ किताब नहीं है कि अरे इससे धारा निकाल लिए, इससे ये कर लिए। संविधान हमको आजादी देता है बोलने का, संविधान हमको आजादी देता है, कहीं भी हम लोग भारत में रह सकते हैं, कहीं भी काम कर सकते हैं। और संविधान में से कहा जाता है कि लोग वकील लोग पढ़ते हैं। हम लोगों के एनसीईआरटी बुक में प्रीएम्बल दिया हुआ है, इट्स अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ किताब नहीं है लॉयर के लिए, उसमें सिर्फ धाराएं नहीं है। एक एक लाइन उसमें जो लिखा हुआ है वो शहादत की कहानी को दर्शाता है। कितने संघर्षों के बाद आज जो आप संविधान देख रहे हैं ना, 75% तो 1935 1937 में लिखा गया था। तो क्या भारत उस समय आजाद था? नहीं। कितने संघर्षों के बाद उसमें लाइन को जोड़ा गया होगा, कितने संघर्षों के बाद। आज इलेक्शंस होता है, पेरेंट्स अगर ज्यादा होते तो इस बात को मैं और डीपली रखता, तो खैर आप लोगों के लिए अच्छा है कि पेरेंट्स नहीं है, मैं सिर्फ आपके काम की बात कर रहा हूं। लेकिन फिर भी जितने भी लोग हैं, 1937 में मात्र 10% लोगों को वोट देने का अधिकार था। 10% इंडियंस को, मात्र 10% इंडियंस को। अगर भारत की आबादी 7 करोड़ है तो समझिए कि 7 लाख लोगों को जो है वोट देने का अधिकार है, बाकी 63 लाख लोगों को नहीं है कि वो अपना सरकार नहीं चुन सकते। और जब आज हमको मौका मिला है, जब आज हमको मौका मिला है, तो पोलिंग कितना होता है? 65%। तो जब तुम लोग को वोट देने का अधिकार मिलेगा तो तुम लोग भी बोल, तो आप लोगों को जब वोट देने का मौका मिलेगा तो आप लोग उसको पूर्ण अधिकार, किसी का सरकार बने, सरकार किसी का बने, आपके चाहने वालों का बने, आपके नहीं चाहने वालों का बने, वो एक अलग बात है। लेकिन आपको एक वोट देने का जो अधिकार है वो सबसे बड़ा अधिकार है, और उसको लोग 100% यूज नहीं कर पाते हैं। वाई? ये खाली कुर्सियां चीख चीख के कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि समय ही नहीं है, समय ही नहीं। उसके बाद अब ज्यादा समय नहीं लूंगा। का नाम सुना होगा, कभी आप अगर दिल्ली वगैरह जाएंगे तो देखिएगा कि तिब्बत के लोग जैकेट कंबल बेचते हैं भारत के। उनको जो है, उनका अपना देश ही नहीं, तिब्बत देश है कि नहीं? कितने लोग को पता है? पता है? एसएसटी के टीचर से मेरा रिक्वेस्ट है, या आप लोग जो भी जानते हैं बच्चों को तिब्बत की कहानी जरूर बताइएगा। तो तिब्बत के कुछ बच्चे जो है इंडिया में, तिब्बत के लगभग लोग इंडिया से बहुत कॉपरेशन लेते हैं और इंडिया भी उनको बहुत कॉपरेट करती है। तो तिब्बत के बच्चे जो है एक बार किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने के लिए गए, गुजरात में किसी यूनिवर्सिटी में। तो तिब्बत का मिनिस्टर जो है, सेंट्रल मिनिस्टर, उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से मिलने के लिए आया। तो अपना जब कार्ड दिया तो उसमें कार्ड में क्या लिखा हुआ था मालूम है? लिखा हुआ था गवर्नमेंट ऑफ तिब्बत इन एग्जाइल। एग्जाइल मतलब देश निकाला। गवर्नमेंट ऑफ तिब्बत इन एग्जाइल, देश से निकाल दिया। मजेदार बात ये नहीं है, मजेदार बात तो अब मैं बताऊंगा आपको। वर्किंग फ्रॉम धर्मशाला इंडिया। वो सरकार कहां से चल रही है? धर्मशाला। धर्मशाला कहां है? हिमाचल प्रदेश में है। वहां एक बहुत खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड भी है। अब देखिए इंटरेस्टिंग पार्ट इसका,
इंटरेस्टिंग पार्ट है कि एक बार चीन ने तिब्बत को एक्वायर कर लिया, अभी वहां उनका कंट्रोल। तो चीन के प्रधानमंत्री आए थे भारत, जो झूला झूले थे, बहुत न्यूज में रहा था, याद है आप लोगों को? न्यूज में देखे होंगे, मोदी जी के साथ झूला झूले थे। तो उसी गुजरात आए थे, तो उसी यूनिवर्सिटी के बच्चे ने वाइस चांसलर के पास वो लोग गए और बोले कि सर, हम लोगों को चीन के प्राइम मिनिस्टर का विरोध करना है। तो बोले नहीं नहीं, भारत में सब नहीं होगा, नहीं हो सकता है, मत करो विरोध, अच्छी बात नहीं है। बोला सर, आप हमको डिटेन कर दीजिएगा, आप हमको निकाल दीजिएगा, या आप हमको नहीं पढ़ने दीजिएगा, लेकिन अगर हम विरोध नहीं करेंगे तो हमारा अधिकार जिंदा कैसे रहेगा? अगर हम विरोध ही नहीं करेंगे तो हमारा अधिकार कैसे जिंदा रहेगा? बहुत बड़ी बात कह रहा हूं कि जब तक आप किसी चीज का विरोध नहीं करेंगे तब तक जो है आपका अधिकार जिंदा नहीं रहेगा। ये होता है देश प्रेम। चाह लेगा आज कि हमको फला देश को खत्म करना है, खत्म कर देगा। वो जानते हो दिल्ली से भी छोटा है, दिल्ली से भी छोटा है, पॉपुलेशन भी दिल्ली से कम है, और चाह लेगा कि आज अमेरिका को खत्म करना है तो कर सकता है। इतना वो मादा रखता है। जानते हो क्यों? वहां एक रूल है कि आप कुछ भी करते हो आपको आर्मी में समय देना होगा, ठीक है? तो ये रूल नहीं है, ये तो हम लोग जानते हैं कि ऐसा रूल है, लेकिन रूल ऐसा है नहीं। रूल क्या है अभी हम बताते हैं आपको। 2000 साल तक उसके पास अपना जमीन नहीं था। इजराइल के पास 2000 साल तक उसका जमीन नहीं था। तो लोग रहते कहां थे? कुछ जर्मनी में रह रहे हैं, कुछ पोलैंड में रह रहे हैं, कुछ यूरोप में रह रहे हैं, कुछ इधर, कुछ उधर, कुछ इधर, कुछ उधर। अब क्या है, किसी का बर्थडे मने तो कहे कि इस साल तो यहां बर्थडे मना रहे हैं, अगला साल जो अपना देश में मनाएंगे। और वो लोग एक पोयम गाते थे, मैं पोयम का आपको लाइन सुना रहा हूं कि वी आर सेलिब्रेटिंग दिस ईयर हियर बट नेक्स्ट ईयर इन जेरूसलम। ये उनकी देशभक्ति थी कि मैं इस साल यहां मना रहा हूं, पोलैंड में मना रहा हूं, लेकिन अगले साल मैं कहां मनाऊंगा? जेरूसलम में, इजराइल में मनाऊंगा मैं। ये उनके देश का प्रेम था, देश के लिए प्रेम था, देश के प्रति समर्पण था। आज आपको अपना देश मिला हुआ है तो आप उसको गंदा करके रखे हुए हैं हर तरीके से। बड़ा दुख हुआ, अभी हम झंडा फहराने आ रहे थे, मेरा खुद का भगना शादी अटेंड करने चला गया। बहुत जरूरी था, जबकि शादी आज नहीं है। बहुत दुख हुआ। अब इजराइल की जो कंपनीज थी वो तो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। तो एक कंपनी था, उसमें एमएनसी बहुत बड़ी कंपनी है, उनको जो है ना घाटा हो रहा था, हर बार घाटा हो रहा था। तो बोला, उसका एम्प्लॉय बोला कि सर इंडिया का ऑफिस बंद करना होगा। बोला कर दो बंद। बोला सर अमेरिका का ऑफिस बंद करना होगा। सोचो अमेरिका का ऑफिस, बोला बंद कर दो, घाटा होगा। बोला सर तेल अवीव का ऑफिस बंद करना होगा। खबरदार, खबरदार, वहां वाला ऑफिस बंद नहीं करना। और इजराइल का में यह रूल है कि अगर कंपनीज को घाटा भी होता है तो वो अपने बैलेंस शीट में इजराइल में जो हो रहा है घाटा वो नहीं दिखाते। वो अपने बैलेंस शीट में इजराइल के नुकसान को नहीं दिखाते। इजराइल में अगर नुकसान हो रहा है तो देश को चंदा जा रहा है। ये है देश प्रेम। तो वहां पर एक प्रोफेसर है, साल में 6 महीना यूनिवर्सिटी में ड्यूटी करते हैं, 6 महीना जो है फौज में। 4-6 महीने में आदमी क्या कर लेगा? उसको तो समझने में लग जाएगा। क्या 4-6 महीने में कुछ हो सकता है?
4-6 महीना काम करके उसके पास 5,000 से ज्यादा पेटेंट्स है। पेटेंट समझते हो? कॉपीराइट, कि कुछ बना दिया उसका कॉपीराइट लेके रखा हुआ है, 5,000 से ज्यादा। 6 महीना काम करके, और 6 महीना कहा है? तो उससे कोई पूछा क्या पार्ट टाइम सोल्जर है? तो बोला नहीं आप प्रोफेसर हैं। बोला नहीं मैं पार्ट टाइम प्रोफेसर हूं, मेरा फुल टाइम है भैया देश का सैनिक हूं। वैसा ऊर्जा चाहिए हम लोगों को। मैं आपको सैनिक बनने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपका जो काम है उस काम को अगर आप पूरी ईमानदारी से करते हैं तो फिर आप देख सकते हैं। देशभक्ति के अलग अलग मायने। अब अभी भी बहुत कुछ है कहने को। एक अंतिम कहानी सुनाऊंगा फिर, क्योंकि आप लोग भी बहुत देर से खड़े हैं। तो गुजरात में एक राजा थे, ठीक है। उसके प्रधानमंत्री जो है वो राजा जो है बड़ा दुष्ट, बड़ा दुष्ट राजा, बहुत दुष्ट था। क्या करे, कभी दरबार में नहीं आए, कभी जो है जनता को परेशान कर दे, बेविचारी भी था। तो प्रधानमंत्री उससे बड़ा ईर्ष्या करता था, बोलता था कैसा ही राजा है, कैसा ही मेरा राजा है, कैसा पागल राजा है। तो क्या किया, मोहम्मद गजनी को जो है आक्रमण करवा दिया। मोहम्मद गजनी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। मोहम्मद, अब आप लोगों का ऊर्जा में कमी आ गया, ठीक है। तो मोहम्मद गजनी को बुलवा लिया, मोहम्मद गजनी से हमला करवा दिया। अब क्या है कि जब मोहम्मद गजनी हमला किए तो राजा जो है क्या किया, युद्ध लड़ने चला गया, क्योंकि उसको उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। युद्ध लड़ने चला गया, मर गया, शहीद हो गया, अमर हो गया, जो हो गया। उसके बाद अब प्रधानमंत्री का क्या हुआ होगा? राजा बन गया होगा? नहीं, पहले क्या किया, मोहम्मद गजनी जहां पूजा करता था ना प्रधानमंत्री, वहां पे जाकर के बुचड़ खाना बना दिया ताकि उसका मनोबल को गिरा सके। अब फिर जब जाने लगा मोहम्मद गजनी, दूसरे को अपना जो है वो दे करके, अपना किसी आदमी को दे करके, तो प्रधानमंत्री को ही मरवा दिया। सो हियर आई एम गोइंग टू टेल यू दिस कि राजा में अच्छा क्वालिटी क्या था? कुछ चरित्र था, देश के प्रति उसका प्रेम, वो बहुत शानदार था। उस प्रधानमंत्री का भी तो पर्सनल कैरेक्टर अच्छा नहीं था, उसके मन में द्वेष था, उसके मन में पाप था। तो लोग आज पर्सनल कैरेक्टर के चक्कर में नेशनल कैरेक्टर को भूल जाते हैं। देश जाए भाड़ में। अरे मूर्खों, याद करो कि तुम्हारे लिए वो लोग जान दे दिए जो तुमको जानते तक नहीं थे। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, और आज मैं समय इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं एक बहुत मजबूत भविष्य को बना रहा हूं। अगर आप जैसे मैं 300 को भी बना पाया तो मैं मानूंगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। और मुझे आज बहुत खुशी है कि आप लोग बहुत देशभक्त हैं। तो एक लास्ट बहुत पुरानी बात है। ग्वालियर स्टेशन पर मैं था, यही ठंड का समय था, यही ठंड का समय था। 2-3 जैकेट, ग्वालियर में ठंडा भी ज्यादा पड़ता है, 2-3 जैकेट हम पहने थे। रात का 10 बजे का समय था, दिल्ली जा रहे थे। तो पता चला एक बच्चा, हम चाय पिए, ग्वालियर में जो है गेट पे घुसते ही एक बहुत बढ़िया चाय पिलाता है, चाय पिए। तो वहां कुल्हड़ में चाय दे रहा था। थोड़ी देर बाद एक बच्चा आया, बनियान पहना हुआ था। उस कड़ाके की ठंड में एक बच्चा बनियान में आया और उस कुल्हड़ को चाटने लगा।
इसलिए मेरा आदत है कि पूरा कप हम कभी भी चाय नहीं पीते हैं, तो थोड़ा बहुत बच जाता है। तो देखा तो चाटने लगा कुल्हड़ को। अब हम क्या किए नहीं किए ये तो अलग बात है, लेकिन कितना शर्म का बात है कि आज आजादी के इतने वर्ष के बाद देश में ये स्थिति है कि लोग ठंडा तो बर्दाश्त कर पा रहे हैं, लेकिन भूख नहीं बर्दाश्त कर पा रहे। भूख तो बर्दाश्त नहीं होगा ना, कि फिर से जतेंद्र नाथ दास बनना होगा एक आदमी को, बनना होगा। तो ऐसा दोबारा नहीं हो, इसके लिए क्या करना जरूरी है? अपने अधिकारों को समझना जरूरी है। और अपना अधिकार हमको कौन देता है? संविधान देता है। वो अधिकार हमको संविधान देता है, और उस संविधान का हमें पूरा पूरा रिस्पेक्ट करना चाहिए। जब हम जानेंगे कि सरकार हमको फ्री में पढ़ाती है, तो हम फ्री में जाके पढ़ेंगे। फ्री में खाना खिलाती है तो हम जाके खाना खाएंगे, लेकिन उसके लिए जानना जरूरी है ना। तो जान पाएंगे लोग? नहीं। क्यों मालूम है? क्योंकि यहाँ तो पोलिंग में 65% है, वोट ही 65% लोग दे पाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से जितने भी मेरे स्टाफ हैं जो बाहर के हैं, जैसे पॉक्स में है, तो मैं उनसे कहूंगा आप एक रिक्वेस्ट डालिए सरकार के पास, और वोट देने का अधिकार यहां लीजिए। और जितने भी मेरे स्टाफ हैं, जितने भी यहाँ पे टीचर हैं, आप लोग सभी लोग, कल सरकार ने मतदाता जागरूकता अभियान, कितना शर्मनाक, सरकार इससे क्या दिखाना चाहती है? क्या आज तक जो अधिकार हमको इतने मुश्किल से मिला है, उसके लिए हम लोगों को जागरूक करना पड़ रहा है। माइक भी थक गया। और आप लोग भी जब बड़े हो जाए तो इस अधिकार को, ये जो अधिकार है, याद रखिएगा 10% लोगों को वोट देने का अधिकार था। आज जब आपके पास वो अधिकार होगा तो उस अधिकार को पूरा पूरा इस्तेमाल कीजिएगा। इस संविधान का सम्मान उसी में, सिर्फ वोट देने में नहीं है, लेकिन हर उस चीज में है जो आपको इक्वालिटी से रोक रहा है, जो आपके फ्रेटर्निटी को तोड़ रहा है, जो आपके भाईचारे को तोड़ रहा है। तो संविधान का इस्तेमाल कीजिए। कभी वक्त मिले तो प्रियम्बल को जरा ध्यान से पढ़िएगा। तो लास्ट लाइन है, जागृति फिल्म का एक गाना है कि तूफानों से लाए हैं हम कश्ती निकाल के, तूफानों से लाए हैं हम कश्ती निकाल के। सुन रहे हो? तो वाह नहीं कर रहे। तूफानों से लाए हैं हम कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। दो लाइन और है, अभी हुआ नहीं है मेरा। आज शक्ति का दिन है, राष्ट्र की शक्ति का दिन है, आपकी शक्ति का दिन है। मैं फिर से कह रहा हूं, आप भारत के उज्जवल भविष्य हैं, याद रखिएगा। मैं आज आपसे बहुत प्रसन्न हूं। अगर आप आज मेरे से जो मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा, मेरे बस में होगा, जो मांगेंगे वो मैं दे दूंगा। आप कहेंगे सर 26 जनवरी का मेला हम सभी को घुमा दीजिए, तो आपको विवेक घुमाएगा आपके देशभक्ति को देखकर। और इस पूरे भाषण का सारांश एक वर्ड में है, राष्ट्र चरित्र को डेवलप करना है। आपके पर्सनल कैरेक्टर से ज्यादा जरूरी है इस राष्ट्र का कैरेक्टर। आप कहीं भी रहें, मुझे विश्वास है कि इस स्कूल के बच्चे देश के कोने कोने में रहेंगे, और जहां भी आप रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जहां भी आप रहेंगे, ये मत भूलिएगा कि ये जो आजादी आपको मिली है वो बहुत शहादतों के बाद, बहुत कुर्बानियों के बाद मिली है। आप लोग भारत का भविष्य है, और आप लोगों को यह सिद्ध करना है कि भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। मैं फिर से आपको कह देता हूं, लोग कह रहे थे 9 डिग्री टेम्परेचर है, मैं उनसे कहता हूं
जीसस एंड मैरी स्कूल के बच्चों के खून की गर्मी को कभी देखो। एक बार नारा लगा करके भाषण को मैं अंत मतलब विराम दूंगा, अंत तो नहीं करूंगा, फिर मौका मिलेगा फिर बोलूंगा। लेकिन आवाज कहां तक जानी चाहिए? नहीं, अब दूरी बढ़ा देते, अब जो है आवाज जाएगी इस्लामाबाद तक। कहां तक जाएगी? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।